हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोग आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या फिर अभिजात वर्ग सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं इलाइट थ्योरी ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को लेकर मैंने पहले ही एक वीडियो डाल दिया है। इसको पहले सबसे पहले आप उसको देखिए, समझिए कि पब्लिक पॉलिसी होता क्या है। उसके बाद आपके इसके थ्योरी को समझेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि पब्लिक पॉलिसी होता है क्या है। यानी पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है लोक नीति। यानी कि सरकार क्या होता है, लोगों को लेकर, लोगों की भलाई को लेकर सरकार कुछ नीतियां बनाती है। यानी कि फिर सरकार का जितना दिन कार्यकाल होता है या फिर एक सरकार 5 साल के लिए चुना गया तो लोगों के भलाई के लिए नीतियां बनाएगी या फिर कुछ भी नीति बनाएंगे। जो नीतियां बनाते हैं वो सारे लोक नीति कहलाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सरकार में बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं तो सारे लोगों का भलाई में क्या रोल होता है वो सिर्फ इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो उसी को लेकर एक सिद्धांत आया है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्ग नाम से एक चीज़ समझ में आ रहा है, विशिष्ट वर्ग यानी कि खास लोग। खास लोग वे लोग जिसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, वे लोग जिसका ज़्यादा वैल्यू है उस पार्टी में, उसका दबदबा चलता है उस पार्टी में, यानी कि वो चीज़ होता है विशिष्ट वर्ग या फिर अभिजात वर्ग सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। चलिए अच्छे से समझते हैं इसमें। देखिए, अभिजात वर्ग शक्ति सिद्धांत का एक समाज शास्त्रीय सिद्धांत है जो बताता है कि सत्ता कैसे कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होती है जो एक कुलीन वर्ग का हिस्सा होता है। जैसे कि कोई भी सरकार काम करता है तो सरकार में मान के चलते हैं कि 50 आदमी होते हैं एक सरकार में। ठीक है, या फिर जितना भी आदमी होते हैं, एक मान देते हैं, एक अंदाज से मैं बता रहा हूँ कि अगर 50 आदमी होते हैं तो उस 50 आदमियों के बीच में 5-6 आदमी बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनका दबदबा उस पार्टी में बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि कोई भी निर्णय लेना होता है पार्टी को लेकर, लोगों की भलाई को लेकर, या कोई भी निर्णय लेता है तो सबसे बड़ा रोल उस 5 या 6 लोगों का होता है जो उस पार्टी में जो बहुत ज़्यादा दबदबा रखते हैं। यानी कि जो 5 या 6 लोग होते हैं वो खास बैकग्राउंड से आते हैं या बहुत अमीर घरों का होते हैं। उसका दबदबा बाजार में बहुत ज़्यादा होता है या फिर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं। यानी कि कुछ खास लोग जो होते हैं उसमें क्वालिटी कुछ खास होती होगी। ठीक है, वो ये यही वजह रहता है कि उनका दबदबा उस पार्टी के नीतियों बनाने में या फिर हर चीज़ के हर नियम कानून बनाने में उन लोगों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, यह विशिष्ट वर्ग आमतौर पर एक निश्चित सामाजिक समता मंडल से आते हैं। ये मैंने पहले बताया कि जो विशिष्ट वर्ग होते हैं, ये जो खास लोग होते हैं, उसका बैकग्राउंड भी कुछ खास ही होता है। कैसे बैकग्राउंड खास होता है, उनका संपत्ति बहुत ज़्यादा, मान के चलिए कोई आदमी है तो बहुत रईस है, बहुत प्रॉपर्टी वाला आदमी है, तो उसका दबदबा उस पार्टी में ज़्यादा चलता है क्योंकि उस पार्टी के लिए वो ज़्यादा खर्च करता है। इसके अलावा सामाजिक संबंध, उसका समाज में, उस आदमी का समाज में बहुत बड़ा रोल है, समाज में उसका अच्छा भूमिका है, समाज के नज़र में वो अच्छा आदमी है, तो यानी कि वो खास हो सकते हैं। इसके अलावा सत्ता तक पहुंच, शिक्षा और प्रभावशाली संस्थानों से संबंधित हो सकते हैं। जो किसी पार्टी में जो खास लोग होते हैं वो हो सकते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे हों, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े हों, तो उसका दबदबा उसमें ज़्यादा होता है। इसके अलावा प्रभावशाली संस्थान होता है, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़े लिखे हों, है ना, बहुत नामी गिरामी ऐसे स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, तो उसका जो नीतियाँ होते हैं उसकी सारी बातें उस कोई पार्टी में ज़्यादा चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इन सभी विशेषताओं के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों का जाल उन नीतियों को निर्देशित करने में सक्षम होता है जो समाज को नियंत्रित करता है। मैंने बताया कि ये जो शक्तिशाली आदमी जो किसी पार्टी में होते हैं उनका दबदबा इतना होता है, वो नीतियाँ इस तरह से बनाता है कि उनकी नीतियों का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कि सरकार की नीति वही बनाते हैं और जो नीतियाँ होते हैं वो तो लोगों के लिए ही होते हैं, आम जनता के लिए होते हैं, तो लोगों के जीवन को बहुत नियंत्रित करते हैं, प्रभावित करते हैं और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणामों को आकार दे सकते हैं। यानी कि यही जो नीतियाँ होते हैं समाज में प्रभाव डालेंगे, राजनीति में प्रभाव डालेंगे, आर्थिक स्थिति में भी प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा आम सार्वजनिक चर्चा को रेखांकित करने वाले प्रमुख आख्यानों और विचारधाराओं को अक्सर इन अभिजात वर्ग द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो अभिजात वर्ग होते हैं, जो किसी भी पार्टी में जो विशिष्ट लोग होते हैं, खास लोग होते हैं, वो इस तरह से नीतियाँ बनाते हैं। यानी कि कोई भी मीटिंग होगा, किस नीति में क्या बातें शामिल होना चाहिए,
कैसे सरकार की आय बढ़ेगी, कैसे लोगों की आय बढ़ेगी, कैसे गरीबी को दूर किया जाएगा, यानी कि बहुत सारी जो नीतियाँ होते हैं उन नीतियों को लेकर डिसीजन जो होते हैं इन खास लोगों के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टी में 50 लोग हैं तो 50 लोगों की राय लिया जाता है। ये नीति बताता है कि उस पार्टी में 50 लोगों के बीच में जो 5 लोग खास लोग हैं उनका ज़्यादा दबदबा चलता है, उनकी ही बातें ज़्यादा चलती है। ठीक है, आगे देखिए, निगमों में पदों और नीति निर्माण नेटवर्क पर प्रभाव के माध्यम से फाउंडेशनों के वित्तीय समर्थन या थिंक टैंक या नीति चर्चा समूह के पदों के माध्यम से अभिजात वर्ग के सदस्य कॉरपोरेट और सरकारी निर्णयों पर महत्वपूर्ण शक्ति रखते हैं। क्योंकि वो जो खास लोग होते हैं, जो विशिष्ट वर्ग लोग होते हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, वह अच्छे संस्थान से हो सकते हैं, उनका दबदबा समाज में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो सरकार का इस वजह से यही वजह होता है कि जब सरकार के जो निर्णय होते हैं उसमें वही उसी का रोल हो सकता है। यानी सरकार अगर कोई नीति लाया है तो समझ लीजिएगा वो खास वर्ग के जो लोग हैं उसे उसी का ये नीति है, उसी का ये राय है। ठीक है, इस सिद्धांत की मूल विशेषताएं यह है कि शक्ति केंद्रित है, यानी शक्ति केंद्रित है, यानी कि जो 5 लोग हैं या फिर किसी पार्टी में जितने खास लोग होते हैं उसी पर जो शक्ति कंट्रोल होता है उसी पर केंद्रित होता है। अभिजात वर्ग सिद्धांत बहुलवाद का विरोध करता है, यानी कि बहुलवाद में क्या होता है कि ये सभी लोगों का राय लिया जाता है। एक पार्टी में जितना लोग कोई नीति बनता है तो सभी लोगों का राय लिया जाता है, लेकिन ये अभिजात वर्ग में क्या होता है, सभी लोगों का राय नहीं लिया जाता, जो कुछ खास लोगों के राय से ही नीतियाँ बनती है। यानी कि अभिजात वर्ग नीति जो है बहुलवाद नीति का विरोध करती है, एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणालियां इस आधार पर कार्य करती है कि मतदान व्यवहार का नीतिगत परिणामों पर सीधा ध्यान देने योग्य प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लोकतंत्र प्रणाली ये क्या कह रहा है कि लोकतंत्र प्रणालियां इस आधार पर कार्य करती है कि मतदान व्यवहार का नीतिगत परिणामों पर सीधा ध्यान देने योग्य प्रभाव पड़ता है और इन परिणामों का मतदाताओं के सबसे बड़े हिस्से द्वारा पसंद किया जाता है। यानी कि उसका नीतियाँ इस टाइप के होते हैं कि ताकि जनता को वो नीतियाँ पसंद आए, और वो क्योंकि सरकार के अंदर का नीतियाँ विशिष्ट लोगों के हाथों में होती है तो वो तो यही चाहेंगे ना कि उनकी सरकार हमेशा बने रहे। तो वो कुछ नीतियाँ इस टाइप के लोगों का आते हैं कि जनता को खुश किया जाए ताकि जनता वोट देकर हमें दोबारा सरकार बनाने का मौका दे, यानी कि जनता के लिए इस तरह से काम करते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में सत्ता एक छोटे विशेषाधिकार प्राप्त अभिजात वर्ग के हाथों में केंद्रित है। तो यही बात हो गया कि जो हम देख रहे हैं कि एक कुछ लोगों के हाथों में होती है पूरा सत्ता होती है। ठीक है, यानी कि पूरा कंट्रोल जो होता है कुछ ही खास लोगों के हाथों में होता है। इस परिक्षेप के अनुसार जनता के पास प्रभावी शासन के लिए आवश्यक ज्ञान संसाधनों की क्षमता का अभाव है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनता को ये बात समझ नहीं आती कि सरकार चला कौन रहा है, सरकार में चला कौन रहा है, सरकार में बैठे हुए कुछ खास लोग चला रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रहा ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या फिर अभिजात वर्गीय सिद्धांत। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट का वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।